अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे हैं हिंदी विषय से लेकर के अध्यायवार प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला। आप लोगों को ये श्रृंखला कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो चलिए, इसके पहले हम लोग 82 प्रश्न देख चुके हैं आदिकाल के। आज हम 83वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? ए राउलवेल, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी वर्ण रत्नाकर, डी कुवलयमाला कथा। ये पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रूप में प्रतिष्ठित है, व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था। यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। इस पुस्तक से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुई। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है महाकाव्य, गद्य काव्य, छंद या व्याकरण। ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है। इसका उत्तर होगा डी अर्थात व्याकरण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? ए दामोदर शर्मा, बी ज्योतिरीश्वर ठाकुर, सी हेमचंद्र, डी रोड़ा कवि। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा है। 86वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ए कीर्ति पताका, बी चर्यापद, सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, डी वर्ण रत्नाकर। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसमें से व्याकरण ग्रंथ है। 87वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी डिंगल पिंगल, डी अवधी। ये पीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है। इसका उत्तर होगा सी अर्थात डिंगल पिंगल भाषा है, आदिकाल की भाषा है। आदिकाल की भाषा मुख्यतः अपभ्रंश रही है। इसी अपभ्रंश की विभिन्न शैलियों से हिंदी की विभिन्न बोलियों तथा भाषाओं का विकास होता है। उपर्युक्त विकल्पों में से डिंगल पिंगल आदिकालीन भाषा रही है, जो क्रमशः राजस्थानी और ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। हिंदी चारण कवियों की भाषा या रासो साहित्य की भाषा मुख्यतः डिंगल ही रही है। डॉक्टर नगेंद्र अपने संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में इसे शैली मानते हैं। 88वां प्रश्न, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ए सिद्ध साहित्य, बी नाथ साहित्य, सी जैन साहित्य या डी रासो साहित्य का। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी रासो साहित्य। चारण साहित्य का दूसरा नाम रासो साहित्य है। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया। विरूपा, कढ़पा, सारंगधर या कुक्कुरिपा। इसका उत्तर होगा सी सारंगधर इसमें से 84 सिद्धों में नहीं है, जबकि विरूपा, कढ़पा और कुक्कुरिपा ये 84 सिद्धों में माने जाते हैं। 90वां प्रश्न, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? ए 84, बी 65, सी 72, डी 66। यूके पीजीटी 2018 पे पूछा गया। इसका उत्तर है 84। सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की संख्या 9। 91वां प्रश्न, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित चित्रण, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, सी निर्गुण की उपासना, डी उपर्युक्त किसी प्रकार का नहीं। ये केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन हो रहा था आदिकाल में। 92वां प्रश्न, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ए खड़ी बोली में, बी ब्रज भाषा में, सी अवधी में या डी डिंगल पिंगल।
केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, डिंगल पिंगल भाषा में रासो ग्रंथ की रचना हो रही थी। रासो ग्रंथों में भाषा के रूप में डिंगल पिंगल का प्रयोग किया गया है। डिंगल जहाँ राजस्थानी के निकट है, वहीं पिंगल ब्रज भाषा के निकट लगती है। रासो साहित्य श्रृंगार और वीर रस युक्त है, जिसके लिए डिंगल पिंगल भाषा अनुकूल थी। आदिकाल में मुख्यतः अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया जाता था, जो कालांतर में विभिन्न शैलियों, बोलियों व भाषाओं में परिवर्तित होकर आधुनिक हिंदी में देखी जा रही है। 93वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की बानियों की भाषा है? ए सधुक्कड़ी भाषा, बी संध्या भाषा, सी खिचड़ी भाषा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा दिसंबर 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर होगा सिद्धों की बानियों की भाषा संध्या भाषा है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। 94वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कालक्रमानुसार सही है? ए बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, खुमाड़ रासो, बी पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हम्मीर रासो और खुमाड़ रासो, सी खुमाड़ रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, डी हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो और खुमाड़ रासो। ये उत्तर प्रदेश 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो और खुमाड़ रासो का क्रम सही है। काल क्रमानुसार विकल्प ए सही है। बीसलदेव रासो के रचयिता नरपतिनाल, पृथ्वीराज रासो के चंदबरदाई, हम्मीर रासो के सारंगधर या सारंगधर तथा खुमाड़ रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने भी हिंदी का प्रथम वास्तविक महाकवि चंदबरदाई को ही माना है। 95वां प्रश्न, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? ए, आश्रयदाताओं की अतिरंजनापूर्ण वर्णन, बी, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, सी, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, डी, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता था। इन काव्यों में आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण तथा युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन पाया जाता है। 96वां प्रश्न, उपदेश रसायन के रचनाकार हैं? ए, कवि विद्याधर, बी, सारंगधर, सी, धनपाल, डी, जिनदत्त सूरी। उत्तर प्रदेश 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन रास आदिकालीन कवि जिनदत्त सूरी द्वारा रचित रासो काव्य परंपरा का ग्रंथ है, जो अपभ्रंश भाषा में बद्ध है। यह ग्रंथ गीति नित्य प्रक धारा का रासो ग्रंथ है। रासो ग्रंथ से संबंधित हैं भारतेश्वर बाहुबली रास, रचयिता शालिभद्र सूरी, बुद्धिरास शालिभद्र सूरी, पेठड़ रास मंडलिक, जीवदया रास आसगु। 97वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 इसके कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? ए, संधि काल, बी, प्रारंभिक काल, सी, चारण काल, डी, अपभ्रंश काल। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया तारांकित प्रश्न है। हिंदी साहित्य के 700 से 1300 के कालखंड को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। वे इसका प्रारंभ 640 इसके आसपास स्वीकार करते हैं। बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ए, श्रृंगार, बी, आख्यान, सी, गेय, डी, प्रबंध। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। बीसलदेव रासो मूलतः गेय काव्य है। इसका उत्तर होगा सी, गेय काव्य है। मूलतः गेय काव्य है, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल ने 1155 ईस्वी की थी। बीसलदेव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है।
बीसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीति काल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। बीसलदेव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। 99वां प्रश्न, बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपतिनाल, चंदबरदाई, धनपाल या जगनिक। पीजीटी परीक्षा 2011, 2016 और आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा नरपतिनाल। बीसलदेव के रचनाकार हैं नरपतिनाल। बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी कौन है? ए राजमती, बी रूपमती, सी नागमती, डी ज्ञानमती। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, बीसलदेव में बीसलदेव की पत्नी राजमती थी। 101वां प्रश्न, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सी काव्य एक प्रेम काव्य और श्रृंगार काव्य है? ए बीसलदेव रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी जयमंक जस चंद्रिका। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, बीसलदेव रासो। रासो ग्रंथों में एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य बीसलदेव रासो है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो इसका उत्तर भी बीसलदेव रासो होगा। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया। 103वां प्रश्न, राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था? ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न। इसका उत्तर होगा बी। बीसलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बीसलदेव उड़ीसा अब ओडिशा चला गया था। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह से दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। 104वां प्रश्न, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? ए चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो, बी नरपतिनाल का बीसलदेव रासो, सी जगनिक का परमाल रासो, डी दलपति विजय का कुमार रासो। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी। आदिकालीन कवि जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आल्हाखंड नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा उत्तर प्रदेश के वीर आल्हा और उदल की वीरता की गाथा, उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक है। लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 में चार्ल्स इलियट ने जिस आल्हाखंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारित किया और उसे नागरिक प्रचारी सभा से प्रकाशित कराया। 105वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आल्हाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमाड़ रासो। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। तो इसका उत्तर होगा परमाल रासो। आल्हा और उदल के चरित्र की वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं भट्ट केदार, श्रीधर, जगनिक या चंदबरदाई। जीवाईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात जगनिक। इस प्रश्न श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे के प्रश्न अगले भाग में बनेंगे। तब तक पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।